दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बातें साहित्य की। मित्रों, आज की कविता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता नदी के द्वीप। अज्ञेय जी ने यह कविता 11 सितंबर 1949 को लिखी थी। प्रयोगवाद या नई कविता को इस कविता के माध्यम से सहज ही समझा जा सकता है। मित्रों, इस कविता में नदी के बीच बनाए द्वीप का बिंब है। यहाँ द्वीप को व्यष्टि या स्वतंत्र व्यक्ति और नदी को समष्टि अर्थात सामाजिक धारा के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। आइए सर्वप्रथम इस कविता का वाचन करते हैं। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण गलियां अंतरीप उभार सैकत कूल सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह है, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। फिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते? रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। द्वीप है हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में। वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है, और वह भूखंड अपना पितर है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है। मांझती संस्कार देती चलो, यदि ऐसा कभी हो। तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से तुम बढ़ो प्लावन। तुम्हारा घर घराता उठे, यह स्रोतस्विनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए। तो हमें स्वीकार है वह भी, उसी में रेत होकर। फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। मातः उसे फिर संस्कार तुम देना। मित्रों, प्रस्तुत कविता में कवि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह नदी के बीच रहते हुए, उसके साथ रहते हुए भी द्वीप का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, उसकी अपनी पहचान है, उसी तरह से समाज में रहते हुए, समाज के द्वारा नियंत्रित और संचालित होते हुए भी व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। यह कविता एक तरह से द्वीप के कथन के जरिए व्यक्ति के मनोभावों की अभिव्यक्ति है। द्वीप कहता है, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण गलियां अंतरीप उभार सैकत कूल सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह है, इसी से हम बने हैं। मित्रों, अज्ञेय जी कहते हैं कि हम नदी के द्वीप हैं। जिस प्रकार द्वीप का निर्माण नदी के द्वारा होता है, उसी प्रकार जीवन सरिता से हमारा निर्माण होता है। हम यह नहीं कह सकते कि नदी हमें छोड़कर चली जाए, क्योंकि हम जो कुछ हैं, हमारा जो कुछ अस्तित्व या आकार है, वह सब नदी के द्वारा दिया हुआ है। गलियां, कोण, अंतरीप, उभार, रेतीला तट, गोलाई, जो कुछ भी हम में परिलक्षित हो रहा है, वह सब उसी की देन है। इसी प्रकार ये नदी हमारी माता है, उसी ने हमें जन्म और यह आकार दिया है। मित्रों, कवि ने नदी के लिए स्रोतस्विनी पर्याय का प्रयोग किया है। स्रोतस्विनी अर्थात जिसमें निरंतर जल धारा बनी रहती है, जिसका स्रोत कभी सूखता नहीं है। द्वीप मानता है कि नदी के बगैर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और इसलिए वह कहता है कि हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, क्योंकि नदी के बगैर उसका अस्तित्व, उसकी निजता, उसकी अलग पहचान ही नहीं रहेगी। नदी ही तो द्वीप को आकार देती है। और यही बात हम मनुष्यों के बारे में कह सकते हैं। मनुष्य एक समूह या समाज में पैदा होता है। अगर समाज ना हो
तो मनुष्य की निजता भी अप्रासंगिक हो जाएगी, उसका अस्तित्व बेमानी हो जाएगा। जिस तरह नदी, द्वीप के कोण, गलियां, एकांत जगहें, उभार, बालू के किनारे, गोलाइयां रचती हैं, उसी तरह समाज मनुष्य के व्यक्तित्व को रचता है। द्वीप नदी के अवदान, उसके उपकार के प्रति कृतज्ञ है। वह स्वीकार करता है कि नदी उसकी माँ है, उसी ने उसे जन्म दिया है, उसे बनाया है। वह है, तभी द्वीप का अस्तित्व है और द्वीप को अपने द्वीप होने पर गर्व है। वह आगे कहता है, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं, फिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते? रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। मित्रों, द्वीप अपना परिचय देते हुए कहता है कि हम नदी के निर्मित द्वीप हैं, हम स्वयं धारा नहीं हैं। लहरों के समान उठना, गिरना और प्रभावित होना हमें नहीं आता है। हमें अपनी शक्ति और सीमा का पूर्ण ज्ञान है। अपनी माँ नदी के प्रति मेरे मन में पूर्ण समर्पण भाव है। इसके प्रति हमारी आत्मीयता अविचल और अटूट है। किसी भावना से वशीभूत होकर प्रवाहित होना हमने नहीं सीखा है, क्योंकि प्रवाहित होने का अर्थ है अपने अस्तित्व को समाप्त करना। बहने से पैर उखड़ेगा और प्लावन होगा, हम गिरेंगे और छोटे होंगे। एक बार भी प्रवाहित होने का अर्थ यह है कि हम द्वीप से रेत बन जाएंगे। एक बार टूटने का पुनः आकार पाना कठिन है। हमें धारा बनने का स्वप्न नहीं देखना चाहिए। रेत बनने का अर्थ है जल का गंदा होना। जल का गंदा बनना उसे अनुपयोगी बनाना है। अतः अपने स्थिर रूप में रहना ही हमारे लिए उचित है। व्यक्ति समाज का ऋणी है, अतः समाज के बीच समन्वय स्थापित करना उसका कर्तव्य है। उसे चाहिए कि वह अपने क्रियाकलाप से समाज को कलंकित न करे। तो द्वीप कहता है, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है, फिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। मित्रों, यहाँ किंतु हम बहते नहीं पर ध्यान दें। द्वीप कहता है कि स्थिर समर्पण है हमारा, वह बदलता नहीं। बहने का अर्थ खुद को तोड़ देना है और रेत बना देना है, चूर्ण में बदल देना है। द्वीप जब रेत हो जाएगा, कणों में बदल जाएगा, तो उसका अपना व्यक्तित्व खंडित हो जाएगा, और व्यक्तित्व का खंडित होना अर्थात पहचान खो देना, अस्तित्व को समाप्त कर देना। बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। द्वीप अगर नदी के साथ बहना चाहे तो उसके पैर उखड़ेंगे, वह ढहेगा, बहाव के थपेड़े उसे सहन करने पड़ेंगे और आखिरकार वह बह जाएगा। फिर प्रश्न यह उठता है कि अगर वह चूर्ण बन जाए तो क्या उसकी पहचान धारा के रूप में हो पाएगी? नहीं, धारा तो नदी की ही कहलाएगी, चूर्ण या रेत की धारा नहीं होती। रेत नदी में मिलकर वह उसे गंदला ही करता है, फिर वह पानी अनुपयोगी होगा, पीने योग्य निर्मल नहीं होगा। और यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। अगर वह समाज की विभिन्न आकांक्षाओं के अनुरूप अपने व्यक्तित्व का विलय करना चाहे तो वह समाज की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता, वह खंडित हो जाएगा, चूर्ण हो जाएगा, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं रह जाएगी। इस तरह वह समाज में अनुपयोगी और अप्रासंगिक हो जाएगा। मित्रों, द्वीप को अपने द्वीप होने पर शर्म नहीं है। वह कहता है कि द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में, वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। मित्रों, कवि कहता है कि हम द्वीप हैं। द्वीप बनना हमारे लिए अभिशाप की बात नहीं है, अपितु भाग्य की बात है। वास्तविकता यह है कि वह नदी का पुत्र है, क्योंकि वह नदी से जन्म पाता है और उसी की गोद में निश्चिंत होकर रहता है। नदी के पार जो भूखंड है वह उसका पिता है, क्योंकि
भूखंड के ही अंश नदी की धारा में पड़कर रेत का रूप धारण कर द्वीप के निर्माण का मूल कारण बनते हैं और इसलिए उसे अपने द्वीप होने पर शर्म नहीं है। मित्रों, द्वीप को अपने द्वीप होने पर शर्म नहीं है। वह कहता है कि द्वीप होना शाप नहीं है, नियति है। वह जैसा है उसी रूप में अपने व्यक्तित्व की सार्थकता मानता है। वह खुद को नदी का पुत्र मानता है, नदी की गोद में पलना दुलराना चाहता है। प्रोड का अर्थ है गोद। नदी ही द्वीप को बड़े भूखंड से मिलाती है। हम देखते हैं कि नदी के बीच बने दूर का संपर्क नदी के जरिए ही बन पाता है और इसलिए द्वीप विशाल भूखंड को अपना पिता कहता है। यहाँ विशाल भूखंड के सामने द्वीप के बिंब को रखकर देखें। इस प्रकार विशालकाय पुरुष की उंगली पकड़े कोई बच्चा हो, बीच में मां की तरह नदी। यहाँ विशाल भूखंड को विश्व समुदाय के बिंब के रूप में देखा जा सकता है और अब इस पूरे बिंब को पीछे की कविता के अंश से जोड़ करके देखें। अगर द्वीप चूर्ण होकर धारा के साथ बह जाएगा तो क्या उसका यह अस्तित्व रह पाएगा? विशाल भूखंड को वह अपना पितर नदी को मां की तरह देख पाएगा, स्वीकार कर पाएगा? नहीं। नदी है तभी तक उसका अस्तित्व है। वह विश्व समुदाय के बीच अपनी पहचान कायम रख पाता है और इसलिए द्वीप कहता है कि नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। मित्रों, ऐसा नहीं है कि द्वीप सिर्फ अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को लेकर कृतज्ञ है। वह अपने स्थिर समर्पण के साथ साथ नदी में अपने विलय को भी तैयार है। वह कहता है कि अगर कभी नदी के आह्लाद अर्थात उमंग भरे तूफान से या दूसरों के स्वैराचार अर्थात मनमानी या अतिचार यानी अहंकार भरे कृत्य से उसे अपना व्यक्तित्व खोना पड़े तो कोई बात नहीं। वह कहता है कि नदी तुम बढ़ो, तुम्हारा उफान घरघराता हुआ उठे। अगर नदी कर्मनाशा, कीर्तिनाशा या फिर घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, नदी द्वीप के व्यक्तित्व को, उसकी कीर्ति को नष्ट करना चाहे तो कर दे। नदी का किया सब कुछ उसे स्वीकार है क्योंकि द्वीप को विश्वास है कि वह नदी में रेत होकर बहेगा, छनेगा और फिर जमेगा, कहीं न कहीं अपने पांव टेकेगा, आकार लेगा। फिर कहीं वह नए व्यक्तित्व के साथ खड़ा होगा। इस विश्वास के साथ ही वह नदी से कहता है कि मातः उसे फिर संस्कार तुम देना। मित्रों, अज्ञेय की यह कविता नदी के द्वीप, प्रतीक और बिंबों में संप्रेषित एक विचार है। क्यों तो नई कविता के जमाने से हिंदी में एक रूढ़ मान्यता यह रही कि आधुनिक काव्य भाषाएं बिंब धर्म होती हैं और वक्तव्य उससे अलहदा अकाव्यात्मक चीज है। लेकिन नई कविता के शीर्ष कवि और सिद्धांतकार अज्ञेय ने महज इस कविता में ही नहीं बल्कि अपनी अनेक कविताओं में प्रतीक, बिंब और वक्तव्य की परस्पर अपवज्यता को अवमान्य किया है। मित्रों, प्रस्तुत कविता की पहली पंक्ति में ही प्रतीकार्थ स्पष्ट किया गया है। हम नदी के द्वीप हैं। हम अर्थात व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्ति और उसका तत्व अर्थात व्यक्तित्व ही नदी का द्वीप है। बहुवचन में नदी के द्वीप। कविता का पहला वाक्य एक संदेश, एक घोषणा अथवा एक वक्तव्य है। तार्किक या सत्यापनीय नहीं बल्कि आनुभविक और सौंदर्यात्मक। जैसे जैसे कविता खुलती है वैसे वैसे प्रतीकों का एक समीकरण उभरता है। द्वीप अर्थात व्यक्तित्व अर्थात शिशु, नदी अर्थात संस्कृति अथवा परंपरा अर्थात मां, भूखंड अर्थात समाज अर्थात पिता। इस समीकरण में द्वीप या व्यक्तित्व की प्रधानता है क्योंकि वही उस संबंध को परिभाषित करता है, उस संबंध का वाचक है जो नदी और भूखंड का उससे है। व्यक्तित्व, संस्कृति और समाज, इन तीनों पदों के दो दो प्रतीक हैं। प्रत्येक पद के दो प्रतीक इसलिए हैं क्योंकि बाकी के दोनों पदों से उसके संबंध को एक ही प्रतीक पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पा रहा। हर पद के दो प्रतीक अर्थ की समग्रता से एक दूसरे के पूरक हैं। प्रतीकों का एक स्तर प्राकृतिक है, द्वीप, नदी और भूखंड, और दूसरा मानवीय है, शिशु, मां और पिता।
और ये दोनों स्तर मिलकर प्रकृति और मनुष्य के अविभाज्य सृष्टि संबंध के बोध को उद्बुद्ध करते हैं। बिना वक्तव्य के शक्ल में आए जो अनायास संप्रेषित होता है वह यह है कि व्यक्तित्व, संस्कृति और समाज जितने मानवीय हैं उतने ही प्राकृत भी। यह बात प्रतीकों के अर्थ से नहीं बल्कि उनकी प्रतीक व्यवस्था के दोहरे विन्यास से व्यंजित है। इस प्रतीक व्यवस्था और उसमें अंतर्निहित विचार का हम संक्षेपण करें तो बात कुछ यूं निकलती है कि व्यक्तित्व, संस्कृति और समाज में वही संबंध है जो द्वीप, नदी और भूखंड में या शिशु, मां और पिता में। स्पष्ट है कि संक्षेपण से बात बहुत नहीं बनेगी क्योंकि इतना कहने से संबंध का स्वरूप प्रकाशित नहीं होगा। कवि वक्तव्यों और संबोधनों की एक पूरी श्रृंखला के जरिए इस संबंध के स्वरूप को उद्घाटित करता है। कविता भले ही वक्तव्य न होती हो किंतु उन कविताओं में वक्तव्य बहुधा अपरिहार्य हो जाते हैं जिनमें एक पूरा विचार संप्रेषित करने की कवि की इच्छा होती है। ऐसी कविताओं में एक पूरे विचार के संप्रेषण के लिए प्रतीक व्यवस्था को वक्तव्य का सहारा चाहिए होता है। दूसरा, विचार की प्रकृति में सटीकपन होता है, इसलिए बिंब की अनेकार्थता और खुलेपन की जगह विचार के संप्रेषण में प्रतीक की अर्थगत स्पष्टता और स्थिरता ज्यादा काम की चीज होती है। लेकिन वक्तव्य की जरूरत तब होती है जब कवि को प्रतीकों में पहले से चले आ रहे अर्थों की परतें काट अपना अर्थ भरना होता है, या फिर प्रतीक मात्र विचार का पूरा भार वहन नहीं कर पाते। कविता में मां और शिशु के बीच संबंध से नदी और द्वीप के बीच संबंध की समानता कोई बहुत नई सूझ नहीं है। बहुत पीछे भी न जाएं तो सुमित्रा नंदन पंत की मशहूर कविता नौका विहार के एक बिंब में हम इस समानता को देख सकते हैं। मां के ओर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप। प्रतीक व्यवस्था के दोनों स्तरों की निकटता, समानता और सामंजस्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रतीकार्थ को वहन करने की इनकी सापेक्षिक क्षमता। नदी का प्रतीक संस्कृति की चिरंतनता और परिवर्तनशीलता दोनों को व्यंजित करता है। यह प्रवाह ही है जो विरोधी दिखने वाले इन दोनों गुणधर्मों को एक करता है। नदी मनुष्य की पुरातनतम स्मृतियों में से है। पठार, पहाड़, समुद्र जैसे प्राकृतिक रूपाकार बहुसंख्यक मानव समुदाय से दूरस्थ हैं, जबकि नदी नजदीक है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य को होता रहा है। सभ्यताएं नदी घाटियों में विकसित होती रही हैं। अतः चिरंतनता, परिवर्तनशीलता के साथ साथ मनुष्य के साथ आत्मीयता भी संस्कृति का वह गुण है जो नदी के प्रतीक से व्यंजित होता है। नदी को मां कहने का औचित्य यह है कि नदी जीवनदायिनी और आत्मीय है। जहां समतल जमीन, पहाड़, पठार, समुद्र से कुछ पाने के लिए मनुष्य को बदले में अपना श्रम देना होता है, जोतने, बोने, खनन आदि के जरिए, वहीं नदी हमारी प्राथमिक जरूरतों के लिए हमसे कुछ नहीं लेती, परंतु बढ़ी हुई जरूरतों के लिए हम बांध आदि बनाने का श्रम जरूर करते हैं। नदी जिस तरह द्वीप के उभार, सैकत, पुल को गढ़ती है, उसके बाहरी और भीतरी रूपाकारों को गढ़ती है, संस्कृति वैसे ही व्यक्तित्व की रूपरेखा, चाल चलन, चरित्र और मूल्य बोध को। नदी और मां दोनों प्रतीकों के इस्तेमाल से संस्कार का व्यापकतर अर्थ ध्वनित होता है, जो भौतिक और आंतरिक, शरीर और मन दोनों के संस्कार का वाचक बनता है। मां बच्चे को नहलाती धुलाती है, कपड़े पहनाती है, बदन की मालिश करती है, दूध पिलाती है और इस तरह उसके शरीर को गर्भ के बाहर भी गढ़ती है और आकार देती है। दूसरी ओर वो उसकी पहली शिक्षिका होती है जो उसे नीति का, जीवन मूल्यों का, प्यार, विश्वास और मान्यताओं का संस्कार देती है, उसके मन को गढ़ती है। संस्कृति अज्ञेय के निकट व्यक्तित्व के लिए इसी भूमिका में है। लेकिन जिस तरह शिशु मां के गर्भ से निकलकर स्वतंत्र अस्तित्व हासिल करता है, बचपन, यौवन और वयस्कता की सीढ़ियां चढ़ते उत्तरोत्तर मां से अलग अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व विकसित करता है, उसी तरह व्यक्ति भी संस्कृति से रूपाकार और संस्कार पाने के बावजूद मूलतः स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। संस्कृति के प्रति समर्पण और स्वतंत्र अस्तित्व तथा अस्मिता के बोध का योग ही व्यक्तिमत्ता है। इस कविता का प्रतीक विधान परिवार का रूपक बनाता है, जिसमें संस्कृति,
समाज और व्यक्तित्व क्रमशः माँ, पिता और शिशु हैं। साथ ही नदी, भूखंड और द्वीप भी। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में, वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। मित्रों, पाठक यह लक्ष्य लिए बिना नहीं रह सकता। कविता में कुल इतनी ही पंक्तियां भूखंड के बारे में है। कवि इस बात से मना नहीं करता कि भूखंड अर्थात समाज अथवा पिता से द्वीप अर्थात व्यक्तित्व अथवा शिशु का रिश्ता है, लेकिन यह रिश्ता अप्रत्यक्ष है, औपचारिक है, दूरस्थ है, कम आत्मीय है, जरूरत भर का है। सचमुच द्वीप से भूखंड दूर ही होता है और नदी ही दोनों को मिलाती है। उसी तरह जैसे माँ ही बच्चे को पिता का संज्ञान कराती है, शिशु पैदा होने के साथ माँ पर ही निर्भर है अपनी मूलभूत जैविक और आत्मिक जरूरतों के लिए। यदि माँ न बताए तो शिशु प्रामाणिक तौर पर नहीं जान सकता कि उसका पिता कौन है। पिता के साथ उसके रिश्ते का एकमात्र प्रमाण माँ ही है। जब तक परिवार और निजी संपत्ति का ऐतिहासिक रूप से विकास नहीं हो गया, तब तक पिता और भी हाशिए का जीव था, जिसकी शिशु के लिए पिता के रूप में पहचान की कोई जरूरत भी नहीं थी और ना ही उसके शिशु या माँ के प्रति कोई कर्तव्य निर्धारित थे। कह सकते हैं कि शिशु के अस्तित्व में लाए जाने के जैविक साधन के अलावा पिता की कोई अन्य परिभाषा नहीं थी, लेकिन इस प्रतीक विधान में एक परिवार उभरता है रूपक के बतौर। परंपरागत परिवार में पिता बाहरी काम करता है, कमा कर लाता है और बच्चों की देखभाल और पूरी गृहस्थी माँ का जिम्मा है। बच्चे प्रायः पिता से आत्मीय नहीं हो पाते। भूखंड से जो दाय हमको मिला है, इन सब चीजों के बावजूद बच्चे से उसका संबंध अप्रत्यक्ष, अनात्मीय, औपचारिक और जरूरत के तकाजे से नियमित होता है। आगे इस कविता में व्यक्ति, समाज और संस्कृति का ऐसा ही संबंध देखते हैं। व्यक्तित्व के लिए संस्कृति आंतरिक है, उसकी जीवनी शक्ति है, जबकि समाज अपेक्षाकृत बाहरी है, जो जीने का साधन मुहैया कराता है। समाज का संज्ञान भी संस्कृति की मध्यस्थता से ही संभव है। कविता के प्रतीक विधान में जो विचार आकार लेता है, उसमें समाज के प्रति जवाबदेही तो है, लेकिन व्यक्तित्व के निर्माण में उसकी भूमिका द्वितीयक है, प्राथमिक नहीं, बाहरी है, भीतरी नहीं। यहाँ सचमुच विचार को कविता से अलगाना असंभव है। कोई भी विचार किन्हीं वस्तुओं से उद्भूत होने के चलते वस्तुपरक तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ ऐसी अन्य वस्तुओं, संबंधों, परिघटनाओं की ओर संकेत और उनका प्रतिबिंबन भी करता है, जिनसे उसका प्राथमिक उद्भव नहीं हुआ है। अर्थात संकेत परकता भी विचार का एक गुण है। कोई भी विचार अमूर्त नहीं होता, वह अपना रूप लेकर जन्मता है। मित्रों, हम नदी के द्वीप हैं। इस पंक्ति से हम इस प्रतीक विधान के सिर्फ एक प्रतीकार्थ को ही जान पाते हैं, दूसरे प्रतीकों के प्रतीकार्थ नहीं कहे गए। हम यह कैसे जानते हैं कि नदी माँ संस्कृति और भूखंड पिता समाज के लिए आए प्रतीक हैं? जाहिर है कि ऐसा अर्थ करना व्यक्ति और द्वीप के कविता में बताए गए समीकरण पर आधारित अनुमान मात्र नहीं है, बल्कि अज्ञेय की अन्य कविताओं से भी अनुमानित अनुमोदित है। कविता के प्रतीक विधान अर्थात मूर्त विचार में निहित पूर्वाग्रह भी बगैर बाह्य संदर्भों के उद्घाटित नहीं होते। मसलन माँ, पिता और शिशु का जो पारिवारिक रूपक लिया गया है, वह किस तरह के परिवार के संबंधों का वाचक है। पिता का काम बाहरी और माँ का दायरा भीतरी। यह संबंध कुलीन परिवारों का है, न कि निम्न वर्गीय परिवारों का, जहाँ दोनों बाहर श्रम करते हैं, रोजी कमाते हैं, उनके काम के दायरे स्पष्ट बटे नहीं है। इस कविता की प्रतीक व्यवस्था को एक अलग तरीके से भी देखा जा सकता है। पहले कहा गया है कि व्यक्तित्व, संस्कृति और समाज के प्रतीक एक स्तर पर क्रमशः द्वीप, नदी और भूखंड हैं और दूसरे स्तर पर शिशु, माँ और पिता। क्यों ना हम इन्हें प्रतीकों के दो स्तर न मानकर प्रतीकों के प्रतीक माने। अर्थात जिस तरह व्यक्तित्व, संस्कृति और समाज के प्रतीक क्रमशः द्वीप, नदी और भूखंड हैं, उसी तरह द्वीप, नदी और भूखंड के प्रतीक क्रमशः शिशु, माँ और पिता हैं। ऐसा देखने पर अर्थ ग्रहण में थोड़ा फर्क आता है, खास तौर पर कविता के उस आखिरी हिस्से में, जब हम देखें कि जहां नदी का विनाशकारी चित्र उपस्थित हुआ है।
तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे, यह स्रोतस्विनी ही कर्मनाशा, कीर्तिनाशा, घोर काल प्रवाहिनी बन जाए। तो हमें स्वीकार है वह भी। नदी के दोनों रूप मनुष्य अनुभव करता है। सामान्यतः वह जीवनदायिनी है, लेकिन बाढ़ आने पर वह तबाही भी खूब मचाती है। नदी के दोनों रूप क्या मातृ रूप से प्रतीकित हो सकते हैं? अगर मिथक का सहारा लें तो अवश्य, क्योंकि हिंदू मिथकों की दुनिया में मातृशक्ति दोनों रूपों में आती है। वह अन्नपूर्णा तो है ही, काली भी है। अर्थात संस्कृति का प्रतीक नदी और नदी का प्रतीक मां लेने पर, अर्थात प्रतीक का प्रतीक वाला विधान मानने पर कोई अर्थगत असामंजस्य नहीं बन पड़ता। लेकिन यदि हम दोहरे प्रतीकों वाला विधान माने और नदी और मां दोनों को संस्कृति का समानांतर प्रतीक मानकर चलें, तो इस कविता की आखिर की पंक्तियों के अर्थ ग्रहण में वैसी सहजता नहीं रह जाएगी। माना कि नदी और मातृशक्ति दोनों में सृजन और विनाश दोनों का गुण निवेश है, लेकिन संस्कृति में क्या संस्कृति व्यक्तित्वों का विनाश भी कर सकती है? थोड़ा सोचने पर मिथक नहीं, ये तो इतिहास जरूर हमारी मदद करेगा। कवि कहता है, तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वेराचार से, अतिचार से तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे। इतिहास, दूसरों के स्वेराचार से या अत्याचार से नदी और संस्कृति दोनों के प्रदूषण और तत्जनित जीवन और स्वातंत्र्य के विनाश का गवाह है। जबकि मिथकों में मातृशक्ति के प्रलंकारी रूप की कल्पना मिलती है, लेकिन कभी सिर्फ दूसरों के अत्याचार को ही नहीं, बल्कि नदी के अपने आह्लाद को भी वैकल्पिक रूप से प्रलंकारी भूमिका का कारण मानता है। नदी के अर्थ में यह आह्लाद प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है, जहाँ कोई बाहरी कारक नहीं, बल्कि नदी का प्राकृतिक उफान भी विनाश का कारण बनता है। इस उफान को लाक्षणिक तौर पर आह्लाद कहने में कोई समस्या नहीं है। मिथक के सहारे मातृशक्ति के अर्थ में काली या श्यामा का नर्दन भी आह्लाद ही है, जो प्रलयंकारी है। अंततः इस कविता में जो विचार उभरता है, वह कविता मात्र के बारे में अज्ञेय की धारणा के कारण ही है। कविता में अवचेतन की प्रधानता की धारणा ही कविता के प्रतीक विधान में व्यक्तित्व की स्वतंत्रता के स्रोत के रूप में समाज, जो कि मानवीय भौतिक कर्म का क्षेत्र है, इसमें राजकाज, तकनीक, विज्ञान, अर्थव्यवस्था की तर्कमूलकता होती है, की अपेक्षा संस्कृति के बाहरी संस्कारी प्रधानतः अवचेतनात्मक स्वरूप को तवज्जो दिए जाने का कारण बनती है। तो मित्रों, यह थी अज्ञेय की कविता नदी के द्वीप। आशा है आपको यह वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।